फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप में से जो भी स्टूडेंट क्लास लेते हैं, आपसे गुजारिश है, अगरचे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है लेकिन आप क्लास ज़रूर अटेंड किया करें। क्योंकि जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो एक मोटिवेशन होती है, एक टीचर को मोटिवेशन आती है कि हाँ जी स्टूडेंट्स क्लास में हैं। ठीक है, नंबर एक बात। नंबर दो, मैंने आपको बताया है कि और आपको खुद भी अंदाज़ा हो गया कि कितने वैल्यूएबल पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। सीएसएस की करेक्शन भी साथ साथ हो रही है। सीएसएस का जो प्रेसी का पेपर है वो भी आप साथ साथ देख रहे हो, उसमें ट्रांसलेशन भी आ जाती है, उसमें करेक्शंस भी आ जाती हैं, ग्रामर वाला पार्ट भी आ जाता है। ऐसे में भी देखें तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे भी काम हो रहा है, करेक्शंस पे भी काम हो रहा है। बहुत सारी नई चीज़ें, बहुत सारी नई ऐसी चीज़ें जो आप बहुत सारी मिस्टेक्स करते हो, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता, आप यहाँ पर सीख रहे हो। ठीक है, आप पेपर देकर आते हो, बड़े खुश होते हो, यार मैंने बहुत अच्छा लिख दिया है, बहुत ज़्यादा लिख दिया है, फला आर्गूमेंट लिख दिया है, फला आर्गूमेंट लिख दिया है, पता लगे मैं फेल हो गया। फेल क्यों हो गया जी? क्योंकि आपको बेसिक बेसिक सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स का ही नहीं पता, वहीं पर मिस्टेक कर देते हो। तो अगर आप एक एसए के स्टूडेंट हो, ठीक है, चाहे वो पीपीएससी के लेवल का हो, एफपीएससी के लेवल का हो, ठीक है, तो वो आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे काम करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि आप में से जो स्टूडेंट, आप मतलब अगर ऑनलाइन क्लास नहीं भी लेते, बाद में रिकॉर्डिंग भी सुनते हो, क्योंकि यूट्यूब पे मैं देखता हूँ कि 20+ फॉर एग्जांपल, बाज़ों का तो आहिस्ता आहिस्ता 50+ भी चले जाते हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग हौसला अफजाई के लिए कमेंट लाजमी किया करें। ठीक है, अगर आपको ये जो लेक्चर्स हैं, आप यकीन करें कि इन पर मैंने हज़ारों रुपए खर्च नहीं किए, हज़ारों से बात ज़्यादा चली गई है। ठीक है, पिछले 5 साल की। अभी भी एक स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे, वॉइस कर रहे थे लाहौर से, कि सर बहुत वाकई हमें बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। तो इस पे सिर्फ, इन लेक्चर्स पे, इस डेटा पे सिर्फ फाइनेंशियली मेरे अखराजात नहीं है, मेरी खून पसीने की मेहनत है, आप यूँ समझ लें। आप इन लेक्चर्स की नौयत को देखते होंगे। मैंने 3 से 4 सीएसपी से पढ़ा है। ठीक है, एक टीचर मेरे, वो सीएसपी भी हैं, अखबार में आर्टिकल्स भी लिखते हैं, और उन्होंने ऑक्सफोर्ड से, आई थिंक, यानी कि इंग्लैंड की किसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री की है, वो भी इंग्लिश में। उनसे पढ़ा मैं। पाकिस्तान के एक और बहुत फेमस टीचर हैं, उनसे पढ़ा। तो उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके एक्सप्रेशंस, उनको उठा के मैंने कंपाइल किया। बहुत सारी चीज़ें एक टीचर से मिली, कुछ दूसरे टीचर से मिली। फिर मैंने इसको बीए की बुक्स से उठाया कि हम कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं, उनको टाइप करवाया, उनको अरेंज किया, उनको टॉपिक वाइज अरेंज किया गया। आफ्टर देन सीएसएस की जो करेक्शंस थी उनको उठाया, सारी तकरीबन 20 साल की करेक्शंस को उठा के उनको टॉपिक वाइज अरेंज किया कि जो जो टॉपिक्स हमारे पास हैं उनमें कहाँ कहाँ से वो करेक्शंस आती हैं। ठीक है, तो आपसे ये गुजारिश है कि एटलीस्ट आप कमेंट जरूर किया करें यूट्यूब पे भी, या जो मतलब ऑनलाइन देखते हैं, बाद में देखते हैं, और अपने जो दोस्त हैं बाकियों के को रिकमेंड भी किया करें, शेयर किया करें कि हाँ जी ये लेक्चर हैं। उससे क्या होता है कि एक टीचर की हौसला अफजाई होती है। और नेक्स्ट मैंने एक सीरीज करनी है स्टार्ट इंशाल्लाह, इस इंग्लिश के फौरन बाद। मैं सीएसएस और पीएमएस के कुछ सब्जेक्ट को उठाऊंगा, और उसके जितने भी पास पेपर हैं, जिस तरह पॉलिटिकल साइंस है मेरे पास आज भी, वो हैं यहाँ पर, ये नूर हैं अगर वही हैं तो मैंने क्या करना है कि पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस के जो पास पेपर्स हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक है प्लेटो, तो प्लेटो से रिलेटेड पीएमएस में क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, प्लेटो से रिलेटेड सीएसएस में क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, दोनों के क्वेश्चंस को उठा के कंबाइन करना है। ठीक है, कंबाइन करके उसके बाद उनको सोल्व करना है उस लेंथ में जो कि सीएसएस की रिकमेंडेड है। अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्शन।
तो बात ये कर रहे थे तो कि उसमें क्या है, फिर हम इसको सोल्व करना है। पॉलिटिकल साइंस का सबसे बड़ा इशू ये है हमारे स्टूडेंट्स का कि हमें को वैलिड आंसर नहीं मिलता। जब आप यूं समझ लें कि 5 साल के पीएमएस के पेपर, 5 साल के सीएसएस के पेपर जब सोल्व कर लेंगे और खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत आंसर के साथ, वैलिड एग्जाम्पल्स के साथ, वैलिड लेंथ के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके मुकाबले में कोई और बुक की आपकी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। तो ये सब है आपकी हौसला अफजाई पे कि अगर आप हमारे मेरे साथ देंगे कि हाँ सर ये सीरीज स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह वो बेहतरीन होगी और इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे पीएमएस आ रहा है, नेक्स्ट जैसे पीएमएस है या पीसीएस है, तो आप उसकी तैयारी करोगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे वो नोट्स। स्टार्ट करते हैं जी। एडजेक्टिव फ्रेजेस, यानी कि एडजेक्टिव्स को आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसमें बहुत सारी चीजें आपने पहले पढ़ी हुई थी। ये कुछ फ्रेजेस, कुछ क्लॉजेस आपके लिए न्यू होगा। एक सीएसएस में करेक्शन आती है, बारहा पूछी जाती है, डेंगलिंग मॉडिफायर, इसको आज हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसमें ही टॉपिक में आती है। अच्छा, यहाँ पर जो पार्टिसिपल है, ये पार्टिसिपल और कॉन्ट्रैक्टेड एडजेक्टिव क्लॉज, इन चीजों को आप जरा देखोगे कि पार्टिसिपल को बहुत सारी सेंटेंसेस इसमें रिपीट होंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें रिपीट होंगे। ठीक है, उसका मकसद ये है कि आपको बेहतरीन तरीके से ये चीज़ तैयार हो जाए, क्योंकि एक नया सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मुश्किल भी है। लेकिन याद रखें, जब ये आपको तैयार हो गया ना, तो इतना खूबसूरत है, ये इतने खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर है, कि पढ़ने वाले को लगेगा कि वाकई ही किसी बच्चे ने ये चीज़ें लिखी हैं, बनाई हैं, किसी ने कहीं से पढ़ा है एक्चुअल में। ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? अब फ्रेज तो हम पहले देख चुके हैं जी। फ्रेज क्या होता है? एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हेडेड बाय एन एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव से शुरू होता है ये, और नाउन को डिस्क्राइब करना है उसने, ये तो इसकी शर्त है। देखिए ये शर्त है। अब एडजेक्टिव से शुरू होता है और क्या उसमें शामिल होता है, ये चीजें हम देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको कहा कि हम बहुत सारी चीजें रिपीट करेंगे। शी हैड एक्सट्रीमली मेनेसिंग आईज। अब यहाँ पर ये जो आईएनजी वाली फॉर्म लग गई है ना, ठीक है, एक तो वो जेरेंट पढ़ा था हमने, एक हमने पढ़ा था ये जो एडजेक्टिव कैसे बन जाता है, कि वर्ब, बहुत सारे वर्ब जिनकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाए, आईएनजी लग जाए, तो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। अब ये एडजेक्टिव से एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बनेगी, इसको देखें। शी हैड एक्सट्रीमली मेनेसिंग, मेनेसिंग आईज, बेसिकली ये वाला, ये जो है ना, ये हमारा ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, इसने इसको हाईलाइट किया हुआ, खैर जिस तरह से भी ये हेड एडजेक्टिव है, ये नाउन है, क्योंकि ये इस नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये हमारी बन गई एडजेक्टिव फ्रेज। मेनेसिंग आईज, मेनेसिंग आई, आईज जो है वो नाउन है और मेनेसिंग एडजेक्टिव है, तो ये दोनों को मिला के बन जाता है एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, एग्जांपल एक और देखें। मेनेसिंग आईज। अच्छा, द डॉग कवर्ड इन मड इज माइन। द डॉग कवर्ड इन मड, वो जो मड के अंदर कवर्ड है, ये आप, ये भी एडजेक्टिव है। आगे एक्सप्लेन करेंगे इनको, दोबारा से आप देखोगे, ये भी ये एडजेक्टिव फ्रेज है। इसके क्या मीनिंग है, इसका उर्दू में ट्रांसलेशन कैसे की जाती है, इस सारी डिटेल से अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो अभी मैं इसको, इसका तर्जुमा नहीं करूंगा, मीनिंग ट्रांसलेशन इसकी अभी करूंगा तो फिर मजा खराब हो जाएगा। क्योंकि ये एक अलग टाइप ऑफ फ्रेज है और ये एक अलग टाइप ऑफ फ्रेज है। ठीक है। अब आते हैं हम पार्टिसिपल पे। अब देखें, उसी को, वो जो एडजेक्टिव्स की बात की थी, उसको जहां पर हम उसको एडजेक्टिव कह रहे हैं, एक और टर्म उसके लिए यूज होती है, पार्टिसिपल। वहां पे पार्टिसिपल है, ये वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो कि एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। अब ध्यान से समझिएगा कि वर्ब की एक फॉर्म उठाई है, उसके साथ लगा दिया आईएनजी। जब वो आईएनजी लगा दिया तो हमने क्या, उसको क्या बन गया, वो एडजेक्टिव। अब ऐसा एडजेक्टिव जो वर्ब से बने, उसको क्या कह देते हैं? पार्टिसिपल। सिंपल सी बात है। वर्ब से एडजेक्टिव बना और वर्ब से जो एडजेक्टिव बनता है उसको कह देते हैं पार्टिसिपल। इतनी सी बात है जी। और जब वो नाउन के साथ बनता है तो उसको कह देते हैं पार्टिसिपल फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज। देखते हैं जी, वर्ब विच क्वालिफाई द नाउन, उसको एडजेक्टिव कहते हैं, जो नाउन को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव बन गया। अब यहाँ पे कराई, कराई एक वर्ब है, कराई, कराइड, कराइड, कराइंग। लेकिन इसके साथ अगर हम आईएनजी भी लगा दें, रन के साथ, रन, कराई को क्राइंग,
रन को रनिंग, एक तो ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन इसको अगर ये किसी नाउन को क्वालिफाई करे तो ये वर्ब की फॉर्म से बन जाएगा एडजेक्टिव। किस तरह से एडजेक्टिव बन जाएगा अभी देखेंगे। अब ये पहले पहले लेक्चर में भी ये कॉन्सेप्ट आया था आई थिंक था, जब एडजेक्टिव स्टार्ट किया था तब की बात कर रहा हूँ। तो अब हम इसको यहाँ से दोबारा पढ़ेंगे। उस वक्त मैंने ये नहीं बताया था कि ये कहते क्या है, इनको जस्ट ये कहा था ये एडजेक्टिव है। क्राइंग बेबी, अब चूंकि ये, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा चीख रहा है, रहा था, नहीं। क्राइंग बेबी मतलब चीखता हुआ बच्चा। ये बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो एडजेक्टिव बन गया। इसको आप एडजेक्टिव फ्रेज कह लें या पार्टिसिपल कह लें, पार्टिसिपल फ्रेज कह लें। प्लेइंग कंडीशंस, प्लेइंग जो है एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। अब आते हैं हम उसकी टाइप पे, पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल अभी टाइप्स पे नहीं, अब पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल समझ आ गया, पार्टिसिपल फ्रेज क्या है? द मैन इज रनिंग इन द गार्डन। यहाँ पर रनिंग जो है वो मेन वर्ब है, यहाँ पर ये फ्रेज नहीं है, याद रखना। ये सिंपल है, ये एक मेन वर्ब के तौर पे है। अब आई सा अ मैन हु वॉज रनिंग इन द गार्डन, मैंने एक बंदा देखा जो गार्डन में दौड़ रहा था। तो ये क्लॉज है, ये भी फ्रेज नहीं है। ठीक है, ये भी फ्रेज नहीं है, ये क्लॉज है। ये क्लॉज, फ्रेज नहीं है जी, ये क्लॉज है। अब हम और तरह से देखते हैं, आई सा अ मैन रनिंग इन द गार्डन। अब ये क्या हुआ है, ये जो रनिंग है ये इस मैन को क्वालिफाई कर रही है। एक मिनट, मुझे इसको, आई सा अ मैन रनिंग इन द गार्डन, मैंने एक आदमी देखा, मैंने एक गार्डन में दौड़ता हुआ आदमी देखा। यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। ठीक है, आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा रनिंग इन द गार्डन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये फ्रेज बन गई, एजेक्टिव का काम कर रहा है ये, बेसिकली एजेक्टिव का काम कर रहा है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ये फ्रेज नहीं है, ये मेन वर्ब है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स। कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स, कि वो बास्केट की, फ्लावर्स की बास्केट को लेके जा रहा था। ठीक है, ये पार्टिसिपल फ्रेज है। आगे इसका एक और नाम पढ़ेंगे, वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, वो डिफरेंट है। आई सा अ बॉय प्लेइंग, आई सा अ बॉय प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन, इन द ग्राउंड, मैंने एक लड़का देखा जो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था। बेसिकली इसको यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्टेड एडजेक्टिव क्लॉज भी इसको कहते हैं, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्टेड बन जाती है तो ये इसको पार्टिसिपल फ्रेज भी कहते हैं। तो डिफरेंट टर्म्स हैं, जस्ट आपने स्ट्रक्चर को पिक करना है। आई सा बॉय प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन, मैंने एक लड़का देखा जो क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, अब इसके बाद कोमा कभी नहीं लगाते, आई सा बॉय, मैंने एक लड़का देखा प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। याद रखें ये जो है ना, ये जुर्म है। कभी भी कंप्लीट सेंटेंस के बाद कोमा नहीं आता, कंप्लीट सेंटेंस के बाद कभी कोमा नहीं आता। ये चीज नोट डाउन कर लें, कभी कोमा नहीं लगाते। अब पार्टिसिपल फ्रेज कितनी किस्म की होती हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, जब एक्शन कंटिन्यू हो तो हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब याद रखना, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ये नहीं है कि वो पास्ट टेंस के साथ नहीं आएगी, ये जरूरी नहीं है। एक्शन कंटिन्यू होना चाहिए बस, वो पास्ट में भी हो सकता है, वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, एक्शन कंटिन्यू हो। पास्ट पार्टिसिपल वो होती है जिसमें एक्शन कंप्लीट हो गया हो, कुछ वो टाइम, कुछ टाइम पहले हो गया। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होती है कि एक्शन बस अभी कंप्लीट हुआ है, और अभी इस तरह, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, अभी इस तरह कि बस अभी ही, मतलब उसका असर जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, उसका जो उसकी तासीर अभी भी है, उसके इम्पैक्ट्स अभी भी हैं, तो फिर परफेक्ट पार्टिसिपल है। जब मैं ये पढ़ाऊंगा तो आप इसको ध्यान से समझना, जब आप परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हो तो वहां पर क्या मतलब होता है। पास्ट इंडेफिनेट और परफेक्ट टेंस का हमें अंदर पता ही नहीं लगता, फ्यूचर परफेक्ट का कि फर्क कहाँ पर आता है, वो आपको यहाँ पे लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट का, पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट परफेक्ट, उन दोनों में फर्क नजर आएगा आपको। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, यानी कि जो काम अभी हो रहा है वो कंटिन्यू है।
आई सा अ मैन रनिंग इन द गार्डन, मैंने एक आदमी देखा जो कि गार्डन में दौड़ रहा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसका मतलब अभी भी वो दौड़ रहा है, लेकिन ये बात है काफी देर पहले की, मैंने एक आदमी देखा जो कि गार्डन में दौड़ रहा था, इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक काम जो कि कंटिन्यू है, कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। वो कब हो रहा है, वो माजी में था कि प्रेजेंट में, ये एक डिफरेंट बात है। द पुलिस कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ा, हाइडिंग बिहाइंड अ वॉल। अब वो जो थीफ था, इस थीफ के फौरन बाद, वो थीफ जो था वो दीवार के पीछे छुप रहा था। हाइडिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, ऑन गोइंग एक्शन है, इसका मतलब अभी वो छुप रहा है पर्दे के पीछे। द पुलिस कॉट द थीफ हु वॉज हाइडिंग बिहाइंड अ वॉल, ठीक है। अब यहां पर जब आप हु लगा देते हो तो ये बन गई क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज उसको कहते हैं, ठीक है। और आपने इस हु को काट दिया तो उसको आप कहेंगे कॉन्ट्रैक्टेड एडजेक्टिव क्लॉज या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं कहोगे, कॉन्ट्रैक्टेड एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज की दो टाइप्स हैं, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल, तो इसलिए मैं इसको मिक्स नहीं करना चाह रहा। बस आप ये समझिए कि हिज हु को काट काट के इसको हु को और वॉज को, आपको कैसे पता लगेगा कि ये वॉज जो है, इसके दरमियान ये वॉज है, देखें यहाँ इस सेंटेंस पे गौर करें, ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन है। द पुलिस कॉट द थीफ हाइडिंग बिहाइंड अ वॉल, इसमें हमने हु भी काट दिया, वाज भी। अब आप कहेंगे सर हु का तो चलो अंदाजा हो रहा है, वाज का कैसे पता लगेगा, वाज का पता लगेगा इस कॉट से, ये पास्ट में है, तो ऑटोमेटिक हम समझ लेंगे कि ये भी अगला सेंटेंस भी, अगला हिस्सा भी पास्ट में है, अगली क्लॉज भी पास्ट में है। उस क्लॉज की शॉर्ट फॉर्म है। जी, समझ आ रही है कि ऊपर से जा रही है? हाँ जी सुहेल। आ रही है जी समझ, ओके। पता तो लगना चाहिए ना। ओके ओके ओके। अब आते हैं हम, इसमें एक बड़ा कॉन्सेप्ट है डेंगलिंग मॉडिफायर, बड़ा ध्यान से समझने वाला है। डेंगलिंग मॉडिफायर का मतलब क्या है? फ्रेज के फौरन बाद कोई नाउन ना आए, नो नाउन आफ्टर फ्रेज, ये इसकी डेफिनेशन है। फ्रेज के फौरन बाद अगर नाउन नहीं आता तो हम कहते हैं, देखिए एक फ्रेज, ये जो फ्रेज थी ना पहले हमने पढ़ी इसको, फ्रेज को सब्जेक्ट के बाद में, यानी कि आई सा मैन रनिंग इन द गार्डन, ये हमने यहां पढ़ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इस फ्रेज को स्टार्ट में भी लिख सकते हैं। स्टार्ट में लिखते हैं जी, स्टैंडिंग एट द गेट। अब इस फ्रेज को हमने सेंटेंस के दरमियान से निकाल के शुरू में लगा दिया, स्टैंडिंग एट द गेट अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम। अब ये सीएसएस पेपर में आया हुआ है, स्टैंडिंग एट द गेट अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम, एक बंदे को स्कॉर्पियन ने, बिच्छू ने काट लिया। डेंगलिंग मॉडिफायर एक गलती है एक इंग्लिश में, वो कहती है कि जब आपने फ्रेज की बात की ना, स्टैंडिंग एट द गेट, जिस बंदे को कह रहे हो ना कि गेट पे खड़ा हुआ था, तो जिसका जिक्र कर रहे हो एट द स्पॉट उसी का जिक्र करो, फौरन कोमे के बाद बताओ उसी बंदे के बारे में। स्टैंडिंग एट द गेट, गेट पे खड़े हुए। अब जब वो गेट पे खड़ा है तो गेट पे कौन खड़ा है जी? बंदा खड़ा है ना, बिच्छू तो नहीं खड़ा। तो बिच्छू नहीं खड़ा, तो आप इस कौमे के फौरन बाद इस बंदे का जिक्र करो, स्कॉर्पियन का नहीं, यानी कि आपने इसको बना दिया पैसिव वॉइस, जबकि इसको बनाओ एक्टिव वॉइस। ही वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, ही वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। वेरी गुड, शाबाश। स्टैंडिंग एट द गेट, ठीक है, ही वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, ये वाला स्ट्रक्चर ठीक है, फौरन बंदे का लगाओ। इसको कहते हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो हमने यूज किया। नेक्स्ट एक और सेंटेंस देखे, वॉकिंग थ्रू द फील्ड्स, खेतों से गुजरते हुए, ही वॉज बिटन बाय अ स्नेक, ये ठीक है। ही वॉज बिटन बाय अ स्नेक, वॉकिंग थ्रू द फील्ड्स, ये ठीक है वैसे। वॉकिंग थ्रू द फील्ड्स ही वॉज बिटन बाय अ स्नेक, ये ठीक है। ये वाले सेंटेंस में डेंगरिंग मॉडिफायर है।
ये वाला सेंटेंस ठीक है। वॉकिंग थ्रू द फील्ड, क्योंकि बंदा फील्ड से गुजर रहा है, स्नेक तो नहीं गुजर रहा, स्नेक तो अपने बैठा है। ठीक है, घास में छुपा हुआ बैठा है ना। वॉकिंग थ्रू द फील्ड, अ स्नेक बीट हिम, गलत। ही वॉज बिटन अ स्नेक, इसका मतलब है पैसिव वॉइस भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जिस बंदे का जिक्र कर रहे हो ना, वो आना चाहिए। अच्छा, इसको मुझे सोचने दें। आखिर मैंने इसको उठाया होगा तो कहीं से उठाया उठाया होगा ना। ही वॉज बिटन बाय अ स्नेक। मेरा ख्याल है ठीक है। अच्छा, मुझे रिमाइंड करवाना कि इसको मैं फिर देख लूंगा। ठीक है, फिर हम इसको नीचे कमेंट में मेंशन कर देंगे। मुझे लगता है ठीक है, ही वॉज बिटन बाय स्नेक। एंटरिंग द सिनेमा, क्योंकि जो एक्शन, ठीक है, वॉकिंग थ्रू द फील्ड, ये वाला जो एक्शन जो बंदा परफॉर्म कर रहा है ना, कोमे के फौरन बाद उसका जिक्र होना चाहिए। ठीक है। ओके अक्सर। अक्सर ये कहीं करेक्शन है पास पेपर की? पास पेपर में आया हुआ है क्या? अच्छा, मैंने करवाई थी, ओके। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी, ध्यान से समझना आप। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर फर्क ये पड़ता है कि फ्रेज, जिस बंदे के लिए फ्रेज इस्तेमाल हुई है ना, वो फौरन उसका जिक्र होना चाहिए। अभी देखें, एंटरिंग द सिनेमा, सिनेमा में जैसे ही दाखिल हुए, अब ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि अभी कंटिन्यू है, एक्शन के अंदर है ये। यानी कि वो दरवाजा खोला है और एक कदम उसने अंदर रखा है, ये तब इस्तेमाल होता है ये फ्रेज। एंटरिंग द सिनेमा, सिनेमा के अंदर एंटर हुआ है। याद रखें, दरवाजा बंद नहीं किया। अगर दरवाजा बंद कर देंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं रहेगा। एंटरिंग द सिनेमा, हिज अंकल मेट हिम, ये ठीक है। एंटरिंग द सिनेमा, ही मेट हिज अंकल, ये दोनों ठीक हैं। कैसे? दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं? एंटरिंग द सिनेमा, हिज अंकल मेट हिम, जब वो सिनेमा में दाखिल हुआ, एंटरिंग द सिनेमा हिज अंकल मेट हिम, उसका मतलब उसके अंकल उससे मिले हैं। अब अंकल बंदे से मिल रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं। एंटरिंग द सिनेमा ही मेट हिज अंकल, इसका मतलब यह है, ध्यान से समझना। इस सेंटेंस का मतलब है कि सिनेमा के अंदर अंकल दाखिल हो रहे हैं, और इस सेंटेंस का मतलब है कि वो कम सिनेमा के अंदर दाखिल हो रहा है। बस ये याद रखना, ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर है। नहीं, मीट्स वाली कोई बात नहीं है, मैट लगा सकते हो। ये दोनों ठीक हैं, ये बात क्लियर हुई है वैसे, ये अगर समझ आ गई आपको तो बहुत अच्छी बात है। ये दोनों बातें क्लियर हुई हैं कि दोनों किस तरह से ठीक हैं। चलो, अब आगे आते हैं। साइमल्टेनियसली होता है, याद रखना ये। कॉमे के फौरन बाद नाउन प्रोनाउन आएगा, ये बात ठीक है, हाँ जी, नाउन प्रोनाउन आएगा। कॉमे के फौरन बाद नाउन प्रोनाउन आएगा, नाउन प्रोनाउन ही सब्जेक्ट आएगा। लेकिन ये वो सब्जेक्ट आएगा जो ये वाला बंदा है, जिसके बारे में फ्रेज है वो आएगा, ये याद रखना। कॉमे के फौरन बाद नाउन प्रोनाउन तो आएगा, लेकिन जिसके बारे में फ्रेज है वो आएगा, याद रखना। आगे चलते हैं। अब पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है कोई काम हुआ था पास्ट में। ठीक है, पास्ट में हुआ था, थोड़ा सा भी पास्ट हो तो मतलब एक्शन कंप्लीट हो चुका है। आई सा अ मैन ड्रेस्ड इन ड्रेस्ड इन जीन्स शर्ट, मैंने एक आदमी देखा जिसने जीन्स शर्ट पहनी हुई थी, इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अब उसने पहनी हुई थी ना, पहले के पहनी हुई थी, अभी तो नहीं पहन रहा था। अगर हम कहते हैं आई सा मैन ड्रेसिंग अ जीन्स शर्ट, इसका मतलब अब वो शर्ट मेरे सामने पहन रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, preposition और नाउन, ये इसका स्ट्रक्चर है। पास्ट पार्टिसिपल, preposition और नाउन। ठीक है, तो ये फ्रेज बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक और देखते हैं। द मैन वेयरिंग ब्लू जीन्स, अब यहाँ पर ये जो वेयरिंग है ना, ध्यान से समझना, ये ऐसा वर्ड है जो पास्ट को जाहिर करता है, प्रेजेंट को नहीं करता।
वियर्ड वर्ड नहीं होता, वियरिंग होता है, ये एक अलग तरह का वर्ब है, ये समझ लें। इसका मतलब वियरिंग ब्लू जीन्स, इसका मतलब उसने जीन्स ब्लू पहनी हुई थी, ये पास्ट पार्टिसिपल है। बस ये ऐसे आपको बताना था, कंफ्यूज नहीं होना इससे, इससे कंफ्यूज नहीं होना। एक और देखते हैं, द पुलिस कॉट द थीफ हिडन बिहाइंड द वॉल। पुलिस ने चोर को पकड़ा हिडन बिहाइंड द वॉल, इसका मतलब वो दीवार के पीछे छुपा हुआ था, पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, दीवार के पीछे छुपा हुआ था, छुपा हुआ बैठा था, पुलिस पहुंची उसने पकड़ लिया। तो हिडन क्या है, ये एक फिनिश्ड एक्शन है, कंप्लीट एक्शन है, पास्ट पार्टिसिपल इसको कहते हैं। अब एक और करेक्शन देखते हैं जी। इंजर्ड बाय अ ब्रिक, इंजर्ड बाय अ ब्रिक्स, ब्रिक्स नहीं, इंजर्ड बाय अ ब्रिक, एक ईंट से इंजर्ड हुआ। हिज कॉन्शियसनेस वॉज लॉस्ट। जी, सुहेल अहमद क्या बनेगा इसका आंसर? सही करेक्शन क्या बनेगी इसकी? क्या मसला है इसको? कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो अनम्यूट कर सके, बोल सके? इकरामुल्लाह क्या कह रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वो मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होती है, इसमें हम पार्टिसिपल करते हैं, यानी कि क्लॉज, क्लॉज को कॉन्ट्रैक्ट करके यूज करते हैं। अच्छा जी, नहीं बताना, देखो मैंने कहा कि इसको डेंगलिंग मॉडिफायर, इंजर्ड बाय अ ब्रिक, एक बंदा जो कि ब्रिक से जख्मी हो गया। हिज कॉन्शियसनेस वाज लॉस्ट, नहीं उसकी कॉन्शियसनेस लॉस्ट हुई है। ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, जिसके ऊपर ईंट लगी है उसका जिक्र करें फौरन। इंजर्ड बाय अ ब्रिक, ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, इस तरह बात करें। अब ये करेक्ट है क्योंकि इस पर ईंट लगी थी ना, इसकी कॉन्शियसनेस तो बाद की बात है, जिस पे ईंट लगी थी उसका जिक्र करें, ये पास्ट पार्टिसिपल आ गया। ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, इंजर्ड बाय अ ब्रिक, ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस। अब आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल पे। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग फेड हिज डॉग, ही लेफ्ट फॉर द मार्केट। इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, हैविंग फेड हिज डॉग, यानी कि हैविंग, फिर आएगा पास्ट पार्टिसिपल, और फिर आएगा नाउन, ये बन जाएगी आपकी फ्रेज। फेड जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, नहीं सॉरी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, इसके पीछे लगा देते हैं हम हैविंग, हैव से हैविंग, ठीक है, और आगे आ जाएगा नाउन, ये बन जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसी को हैविंग को अगर आप देखें तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है आईएनजी की वजह से। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और नाउन, इस तीनों को मिला दें तो हम क्या बन जाएंगे, हम पास्ट, ये परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज बन जाएगी। इसका मकसद ये होता है कि कोई काम अभी अभी मुकम्मल हो चुका है, अभी अभी मुकम्मल हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल में माजी में मुकम्मल हुआ था, 1 घंटा पहले, 1 घंटा पहले का भी माजी है, ठीक है। और परफेक्ट पार्टिसिपल का, परफेक्ट पार्टिसिपल भी 1 घंटे पहले का हो सकता है, एक दिन पहले का भी हो सकता है, 1 सेकंड पहले का भी हो सकता है, बशर्त ये कि उसका असर अभी भी मौजूद हो। 1 महीना पहले का भी है लेकिन उसका असर मौजूद है, तो फिर वो परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग फिनिश्ड his assignment he went to sleep, हैविंग फिनिश्ड his assignment he went to sleep, ध्यान से समझना, इसका मतलब यह है कि असाइनमेंट मुकम्मल करने के बाद उसने आधा घंटा मोबाइल नहीं चलाया है, उसको नींद आए जा रही थी, वो लिखे जा रहा था, लिखे जा रहा था, काम किए जा रहा था। अभी जैसे ही असाइनमेंट मुकम्मल हुई है वो फौरन सो गया है। इसका मकसद ये है, आपको मैं मीनिंग बता रहा हूँ इन डेप्थ, अगर इसको पिक कर जाओगे तो तभी इसको लिख सकते हो, वरना तो हैविंग फिनिश और फला कुछ भी बंदा, वर्ड तो यूज सारे ही कर लेते हैं, सेंस यूज करना हर किसी, जब तक इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, सेंस इसको, सेंस सेंस को समझे बगैर इनका आप दुरुस्त इस्तेमाल नहीं कर सकते, याद रखना हो। दुरुस्त इस्तेमाल करने के लिए इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हैविंग अटेंडेड माई लेक्चर, मेरा लेक्चर अटेंड करने, अभी किया ही है,
आई सेट डाउन टू माई हैविंग अटेंडेड माई लेक्चर, मैंने अपना लेक्चर अभी कंप्लीट किया है। आई सेट डाउन टू माई ऑन डिनर, इसका मतलब यह है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मेरी टेबल पे खाना लगा दिया है, मैंने आपको कहा अल्लाह हाफिज, फौरन मैंने खाना खाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है। हैविंग कॉट बाय द पुलिस ही अपोलोजाइज, अभी पुलिस ने पकड़ा है उसका गिरेबान से, वो कहते सॉरी सॉरी सॉरी, फौरन फौरन एक्शन। हैविंग इंजर्ड बाय अ ब्रिक ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, ये बात हो गई है। अभी और करेक्शन देखें, एंटरिंग द रूम द डोर वाज शट एट वंस, ध्यान से समझे इस बात को, बहुत ज्यादा ध्यान से समझे। एंटरिंग द रूम, पहली गलती इसमें क्या है, पहली गलती क्या है, एंटरिंग द रूम द डोर वाज शट एट वंस, अब दो डोर तो दाखिल नहीं हो रहा ना, एंटरिंग द रूम, कमरे में तो कोई और दाखिल हो रहा है, पहली गलती तो यही है। तो आप इसकी करेक्शन बुक्स में जो आपको करेक्शन मिलेगी, पास पेपर की बुक्स में आम बंदे जो करेक्शन करते हैं, अभी जिस तरह अक्सर ने किया, ही शोड शट द डोर एट वंस, तो आप क्या करोगे, ये आपको बुक्स में मिलेगा, एंटरिंग द रूम ही शट द डोर एट वंस, पहली पहली करेक्शन तो इसकी ये है। लेकिन ध्यान से देखें, मैंने आपको पहले क्या था कि जब आप कंटिन्यूअस एक्शन की बात करते हैं ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक एक्शन अभी कंटिन्यू है, एंटरिंग द रूम इसका मतलब है रूम में दाखिल हो रहे हो, रूम में दाखिल हुए नहीं हो। तो एक बंदा जिसका एक पाँव कमरे के अंदर है, एक बाहर है, तो क्या वो दरवाजे को बंद कर सकता है? तो दरवाजे को बंद ही नहीं कर सकता। तो आप इसको परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाओ। कैसे? लेकिन अब इसमें एक और गलती, यूं भी कर सकते हो, एज ही एंटर्ड हिज रूम, जैसे वो अपने कमरे में दाखिल हुआ, ही शट द डोर एट वंस, ये भी ठीक है किसी हद तक, आपने इसमें क्लॉज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन इसकी इसकी डिमांड नहीं है, इसकी करेक्शन की डिमांड नहीं है कि आपने एक फ्रेज को क्लॉज में कन्वर्ट कर दिया। फिर क्या करोगे? और इसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में बना के डिपेंडेंट क्लॉज बना दिया, आप इसका फ्रेज में ही करेक्शन करो। हैविंग एंटर्ड द रूम, तो रूम में दाखिल हुआ है और फिर इसने दरवाजा बंद किया, ये परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज है। हैविंग फिनिश्ड माय डिनर आई वेंट फॉर अ वॉक। मेरी बात अब आई थिंक आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि ये कितना कितना ज्यादा डीप है। क्लियर होगी बात? पास पेपर में मजीद देखते हैं, पासिंग थ्रो 10 डिफरेंट सिटीज, अब ये कोई बंदा गुजर रहा है ना, पासिंग थ्रो 10 डिफरेंट सिटीज, कोई बंदा गुजर रहा है। इधर देखें क्या बंदे का जिक्र है, कराची वॉज मोस्ट एक्टिव, डेंगलिंग मॉडिफायर। आपको पासिंग थ्रो 10 डिफरेंट सिटीज, ही फाउंड दैट कराची वॉज द मोस्ट एक्टिव। पासिंग थ्रो 10 डिफरेंट सिटीज, 10 डिफरेंट सिटीज से गुजरे हैं, ही फाउंड दैट, अब उसको पता लगा है कराची जो है मोस्ट एक्टिव है, सबसे ज्यादा तेज शहर है। ठीक है, इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है, हैविंग पास्ड थ्रू 10 डिफरेंट सिटीज, ये ज्यादा करेक्ट है। आपको बुक्स में ये वाली करेक्शन मिलेगी, लेकिन क्या 10 सिटीज से बैक वक्त गुजर सकते हो? गुजर रहे हो बैक वक्त, आपके 2 सिटीज से तो गुजर सकते हो, आपके राइट साइड पे एक सिटी है, लेफ्ट साइड पे दूसरा सिटी है, चलो बैक साइड पे कोई और सिटी है, तो 10 सिटीज से एक टाइम में गुजर सकते हो? नहीं। इसका मतलब 10 शहरों से वो गुजरा है, अभी गुजरा है, तभी तो उसको पता लगा ना भाई। थोड़ी कॉमन सेंस यूज करें, ये वाली गलतियां आप करते हो अपनी राइटिंग के दौरान, ये वाली गलतियां करते हो और अपनी राइटिंग के दौरान, और फिर कह रहे होते हो इतनी अच्छी अच्छी क्लॉजेज यूज किए हैं, सेंस ही क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। समरी देखें जी, पार्टिसिपल फ्रेज, प्रेजेंट पार्टिसिपल, आई सा कैट एंटरिंग द रूम, मैंने एक कैट देखी जो कमरे में दाखिल हो रही थी, इसका मतलब कैट मूव कर रही है और कमरे के अंदर दाखिल हो रही है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, ही हिट द कैट, उसने कैट को मारा। एंटर्ड द रूम, ही हिट द कैट एंटर्ड द रूम, उस कैट को मारा जो रूम में दाखिल हो गई थी, उस कैट को मारा है, जो कमरे में दाखिल हुई भी थी, दाखिल हो नहीं रही थी। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, हैविंग एंटर्ड द रूम द कैट ब्रोक द ग्लास, इसका मतलब कैट जो है वो कमरे के अंदर अभी दाखिल ही हुई है, उसने गिलास तोड़ दिया। याद रखें, एंटरिंग द रूम ही ब्रोक द क्लास गिलास, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो क्योंकि कमरे में दाखिल होने के बाद ही तोड़ेगी ना, तो हैविंग एंटर्ड द रूम, हैविंग एंटर्ड द रूम द ग्लास बाउल वाज ब्रोकन, यहाँ पे क्या हुआ है, डेंगलिंग मॉडिफायर है। क्लियर है ये बात जी? ये डेंगलिंग मॉडिफायर है।
एडजेक्टिव क्लॉज भी पढ़ा दूं? जल्दी नहीं पढ़ेंगे ये आपको। एडजेक्टिव क्लॉजेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हु, विच, हुज, होम, दैट, व्हेन, व्हाई, वेयर से स्टार्ट होते हैं, इनको हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉजेस। इसमें नाउन प्रोनाउन जो है उसके बाद इस्तेमाल होता है। ठीक है, इससे पहले आता है हु इज माई अंकल, ये क्लॉज है। दैट वॉज बिल्ट बाय माई फादर। वेन यू कॉल्ड मी, हु माइट टॉक अ लॉट। क्लास एंड होने वाली है जी, आप ये ना दोबारा ज्वाइन करना सेम लिंक से। हम इस कॉन्सेप्ट को फिर पढ़ेंगे, ऐसा ना हो कि ये रह जाए। है सिमिलर, तकरीबन सिमिलर है, तो आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा। जी इकरामुल्ला, अच्छा इनामुल्ला है, मुझे लगा इकरामुल्ला दो जगहों पर आया हुआ है। हाँ जी इनामुल्ला। समझ आ रही है बाकी स्टूडेंट्स को भी? कोई ऐसा नहीं है जो अनम्यूट करके जो है ना आंसर कर सके?